हमको क्या जैसा बोला था कि सारा टेस्ट जो हमने मिस किया था, राइट? कि क्या टी टेस्ट क्या होता है और एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया जाता है, एफ टेस्ट क्या होता है, chi स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इनका टेबल कैसे देखा जाता है, और हम कैसे क्या करते हैं वो सारा चीज़ हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना? एग्जाम्पल में मतलब जो एक्चुअली इसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, तो जैसे कि टी स्टैट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट या फिर कोई भी कोफिशिएंट इन रिग्रेशन यूज हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है? तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं। फिर जब हमारा वेरिएंस का बात आता है, तो और हमारा क्या बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट को जो हम चेक करना चाहते हैं, या फिर हम मल्टीपल रिग्रेशन में अपना कोफिशिएंट्स का हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहते हैं, तो तभी हम यूज़ करते हैं एफ टेस्ट। उसमें हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ आता है, जो कि खुद एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होता है। सिमिलरली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हम बॉक्स पियर्सन क्यू स्टैटिस्टिक्स करके एक होता है आपका टाइम सीरीज में, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो सारा जितना भी स्टैटिस्टिक्स है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका कोई ना कोई यूज़ है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे यही देखते हैं पहले, सबसे पहले कि यूज़ क्या क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन मान लो मल्टीपल रिग्रेशन हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ को हम मॉडल करते हैं किसके टर्म्स में, पे आउट रेशियो और हमारे यील्ड कर्व के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो हमने रिग्रेशन लगाया, किन के ऊपर रिग्रेशन लगाया, हमारे पास 43 ऑब्जर्वेशन थे। हमारे पास पूरा सैंपल का डेटा तो है नहीं, पूरा जितना भी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसका डेटा तो है नहीं, लेकिन हमारे पास उस पॉपुलेशन का एक सैंपल है जो कि हमारे पास 43 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? उस 43 ऑब्जर्वेशन में उस 40 उन 43 ऑब्जर्वेशन में हाँ, उन 43 ऑब्जर्वेशंस में आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू और आपका मतलब जो पे आउट रेशियो का वैल्यू और यील्ड से जो स्लोप है उसका कोफिशिएंट्स का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है, और स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू भी हमें मिल चुका है ना? अब हमें इससे क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाना है ताकि हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या कोई भी पैरामीटर को चेक कर सकें। सपोज से पे आउट रेशियो, तो पे आउट रेशियो सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो हमें चेक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिया है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आउट रेशियो इन द रियल अर्निंग्स ग्रोथ एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल। तो हाँ, सबसे पहले तो हमारा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया कि जो स्लोप पैरामीटर है वो जीरो नहीं है ना? तो हमारा नल क्या हो जाएगा, उस हिसाब से जो हमारा प्रपोज हाइपोथेसिस उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो जीरो है। फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रपोज नल है उसके रिस्पेक्ट में मेरा कितना डेविएट कर रहा है, वो कितना स्टैंडर्ड एरर टाइम्स डेविएट है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, उसी का मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम्स जो है मेरा एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू है डेटा का, वो डेविएट कर रहा है मेरा प्रपोज या फिर नल हाइपोथेसिस से, ठीक है? ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि हमारा जैसे कि ये होता था डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारा ये मीन है, राइट? इससे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएट कर रहा है, ताकि हम बेटर उसको कैलकुलेट कर पाएँ कि उसे रिजेक्ट करना है तो उसको नहीं रिजेक्ट करना है। तो हमारे पास में सिग्निफिकेंस लेवल फिक्स्ड है। सपोज 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स्ड है, तो क्योंकि ये टू टेल टेस्ट होगा, मल्टीप्लाई टू टेल टेस्ट होगा, तो टू टेल टेस्ट में 5% डिवाइड हो जाएगा, और 5% के लिए क्या होता था, 1.68 समथिंग होता था, राइट? 1.68 तो सो हाँ, सो ये टी टेस्ट के लिए होता है। लेकिन टी टेस्ट में थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है जेड जेड के अलावा, कि जेड में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होती, लेकिन टी में क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग लीनियर रिग्रेशन में कोई भी चीज़ में निकालते हैं, तो हम लोग जितना पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किया उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किसमें से, जो टोटल हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 43 था, उसमें हमारा टोटल टर्म्स कितने थे, 3 टर्म्स हमने यूज़ किए, इंटरसेप्ट का और जो उसमें कोफिशिएंट्स थे, ये दोनों वेरिएबल्स थे। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया, 43 माइनस 3 दैट इज 50, राइट? ओके, सो एक्चुअली मतलब जब भी हम कोई चीज़ का टेस्ट करते हैं तो n माइनस टू यूज़ करते हैं। सॉरी, हाँ, n माइनस टू यूज़ करते हैं। सपोज कि सिंगल रिग्रेशन में क्या होता है, तो सिंपल रिग्रेशन में बस दो ही चीज़ होता है, कोफिशिएंट होता है और इंटरसेप्ट होता है, तो n माइनस टू हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पे n माइनस थ्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो 43 माइनस थ्री 40 हो गया, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, और हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है? तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है टेबल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा दिखता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 40 मिल चुका है, और आपको 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टू टेल टेस्ट, तो टू टेल टेस्ट के लिए अलग से है, और फाइव वो सिंगल टेल टेस्ट के लिए अलग से। तो 5%, अब वन टेल के लिए 5% और टू टेल के लिए 10%, दोनों बात सेम बात है, इसलिए उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.684। और 1.684 क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है प्लस और माइनस में, और हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है या तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर स्टैंडर्ड एरर दिया होगा, तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, और अगर स्टैंडर्ड एरर नहीं दिया होगा तो हम जितना ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे, इसको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स को, तो हमको क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर, सो इसका अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे। सो सिग्मा बाय अंडर रूट एन हम लोग पढ़े थे, राइट? सिग्मा बाय अंडर रूट एन, अंडर रूट एन। सो यहाँ अंडर रूट एन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डाल देंगे, तो हमें स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ करके टी स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया, और फिर हमारा क्रिटिकल वैल्यूज था उससे कंपेयर कर लीजिए, अगर उससे ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर देना, अंदर है तो एक्सेप्ट कर लेना। तो हमें क्या आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है तो रिजेक्ट कर देना, यानी कि हमारा जो पी आर का जो वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट है, जीरो तो नहीं है। और हम चेक कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमारा नल जो है वो 0.5 ही हो, हमारा ये भी हो सकता है प्रपोज हाइपोथेसिस कि हमारा 0.15 भी नहीं है, ठीक है? 0.15 नहीं है,
हमारा वैल्यू ऑब्जर्व कितना 0.3, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि 0.5, चलो 0.5 भी दे सकता है, लेकिन चलो हम लोग इसको स्टैटिस्टिकली चेक करते हैं। तो स्टैटिस्टिकली हम लोग प्रपोज हाइपोथेसिस ये दी कि 0.15 भी नहीं है, तो हमारा नल क्या हो गया, 0.15 है, ठीक है। और नल के हम बताते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिससे नल का वैल्यू से कंपेरिजन आ जाएगा, नल का वैल्यू से कितना डिवाइड कर रहा है, तो नल का वैल्यू से 0.3 कितना डिवाइड कर रहा है, 0.652 स्टैंडर्ड एरर टाइम्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये 0.652 को हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे 1% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए, 1% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए कितना हो जाएगा, फॉर टू फील्ड टेस्ट 1% सिग्निफिकेंस लेवल 2.704 आ जाएगा, राइट। और 2.704 से ये ज़्यादा ही है, यानी कि हम अभी भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, जब डन है प्रोसेस। फिर आता है तुम्हारा वन टेन टेस्ट में क्या आता है कि सपोज कि हम इंटरसेप्ट के ऊपर कोई या कोई भी चीज़ की, चलो पे आउट के ऊपर भी अगर हम ऐसा लगा रहे हैं कि 0.15 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे चलो एग्जाम्पल लिया है कि जो इंटरसेप्ट है मेरा, उसका वैल्यू तो एक्चुअली हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आया था इंटरसेप्ट का, -12% आया था, तो हम यहाँ कोशिश ये दें कि ये हमारा प्रपोज हाइपोथेसिस ये है कि -15% से ज़्यादा है मेरा जो इंटरसेप्ट आया, तो हमारा नल क्या हो गया कि -15% से कम है। ज़्यादा -12 क्या होता है, -15 से कम ही होता है, तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो -20 स्टैटिस्टिक हमारा जो मतलब ऑब्जर्व वैल्यू है वो किसको फेवर करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, हम उसी को कंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, अल्टरनेट को फेवर करना चाहिए, क्योंकि हमारा सैंपल भी वैसा ही है, ठीक है, ऐसा हम देख पा रहे हैं, और हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो इसके बेसिस पे मेरा टी स्टैटिस्टिक हम ऐसे निकाल लेंगे कि जो प्रपोज्ड नल है, सॉरी नल हाइपोथेसिस जो है, और जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कितना डेविएट कर रहा है, कितना नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस डेविएट कर रहा है, 2.33 टाइम्स डेविएट कर रहा है। और क्योंकि क्योंकि हमने बी नॉट ग्रेटर इक्वल टू -15 लिया है, तो सपोज कि -15 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने तो लेफ्ट वाले को रिजेक्ट नहीं करना है ना, सपोज कि अगर -15 से कम भी हो गया तो हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना है, यानी कि ये भी मेरा एक्सेप्टेंस रीजन में होगा, तो ये वन टेल टेस्ट हो गया, एक्चुअली राइट टेल टेस्ट हो गया, कि सिर्फ हम राइट टेल में रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बस राइट टेल में रिजेक्ट करना है, ठीक है, हम राइट साइड का वैल्यू रखना है, यानी कि जब हम यहाँ पे इसका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का टेबल देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, तो 40 एंड 5% एट 5% फॉर वन टेल, 5% फॉर वन टेल भी कितना हो जाएगा, 1.684, राइट है, तो यहाँ पे भी हम 1. सॉरी हाँ, 1.684 से कंपेयर करेंगे, उससे ज़्यादा है मेरा टी स्टैक, हम रिजेक्ट कर देंगे नल को, ठीक है। तो जिस दिन सिंपल था ये टी टेस्ट देख लिया, सारा तरह का देख लिया, टू टेल देख लिया, वन टेल देख लिया। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि जैसे एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय अंडर रूट एन कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, तो सिग्मा बाय अंडर रूट एन तुमको दिया हुआ स्टैंडर्ड एरर क्वेश्चन में, और तुमको क्या है वो किसके बराबर होता है, टी स्टैक के बराबर होता है, तो तुमको ऐसा वैल्यूज ऑफ म्यू निकालना है, ठीक है, एक्स माइनस म्यू है ना, म्यू क्या था, हाइपोथेसिस का मीन, तो ऐसा रेंज ऑफ म्यू निकालना है जिसमें कि तुम रिजेक्ट नहीं करेगा, यानी कि एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय अंडर रूट एन इज लेस देन इक्वल टू टी ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, अगर क्रिटिकल वैल्यू से मेरा लेस होता है, इसका मॉड एक्चुअली, इसका मॉड इज लेस देन टी ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, तो मेरा म्यू का क्या रेंज आएगा, तो अगर एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, और इसको एक्सपेंड कर दो, म्यू को इसके टर्म्स में लिख दो, तो ये आ जाता है, ठीक है। 0.3 का हो गया तुम्हारा एक्स हो गया, प्लस माइनस जो सिग्मा बाय अंडर रूट एन की स्टैंडर्ड एरर इंटू द क्रिटिकल वैल्यू, प्लस माइनस होके जो तुम्हारा एक रेंज आ जाता है, वही तुम्हारा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में तुम देखो तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, इसके वजह से मेरा जो सिग्निफिकेंस लेवल बना वो 5% बना, और 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए, और 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए, और सपोज से जेड के लिए या टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मेरा क्रिटिकल वैल्यू क्या है, तो एट द एंड हमको क्रिटिकल वैल्यू में पहुंचना है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या चाहिए होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल से आ सकता है, 100 में हटा देंगे, ठीक है। और ये भी चेक करना है कि 210 है, 110 है, तो फिर हमारा वहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू में, उसको प्लस माइनस कर देंगे किसमें, ऑब्जर्व वैल्यू में, तो हमारे पास रेंज आ जाएगा, रेंज ऑफ इंटरवल इन विच क्या बोलेंगे यार, क्या बोलते हैं, उस रेंज में हम रिजेक्ट नहीं कर सकते अपने नल को, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो अब प्रिडिक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा फॉर्मूला में डाल देते हैं, और सॉरी हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे लीनियर रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़े थे, देखना यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, वेरिएबिलिटी, राइट। तो सबसे पहला चीज़ तो लीनियर रिलेशन को कैप्चर करता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्व सैंपल है, देखो वो जो है अपना मीन, उसका मीन जो देखो, ये मीन वाला लाइन है, उसका मीन से कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, राइट, तो इसमें वेरियंस है, तो जो वेरियंस है तुम्हारा डेटा सेट में जो पॉपुलेशन में, जो एक्चुअल पॉपुलेशन होगा उससे हम जो सैंपल है उसमें एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ वेरियंस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब वेरियंस का एक पार्ट समझ लो कि वेरियंस को डिवाइड करने से आता है, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या बता रहा है कि कितना डेविएशंस दूर है मेरा मीन से मेरा ऑब्जर्व वाला कितना दूर है, ये सारा वैल्यूज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। अब इसी मीन से मेरा प्रेडिक्टेड वाला को हम जोड़ते हैं, ठीक है, अब हम एक्चुअल वाला को नहीं जोड़ रहे हैं, हम प्रेडिक्टेड वाला को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा, तो अगर हम डेविएशंस
डिविजन का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल वैल्यूज एक्चुअल सैंपल का उसका मीन से डेविएशंस को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो टोटल सम स्क्वायर से गया, और जो प्रेडिक्टेड वाला का है उसको एक्सटेंड सम स्क्वायर से गया, और जो रेसिडुअल्स है, रेसिडुअल क्या हो गया, जो प्रेडिक्टेड माइनस सॉरी जो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड है और उसका स्क्वायर है, तो वही हो गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स। तो टोटल सम स्क्वायर जो है वो एक्सटेंड सम ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर सम ऑफ रेसिडुअल्स के बराबर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया टोटल सम स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जर्व वाला पॉइंट से मीन का दूरी देख रहा है, और ये एक्सटेंड सम स्क्वायर हो गया इनके जो प्रेडिक्टेड वाला से मीन का दूरी देख रहा है, और यहाँ पे रेसिडुअल क्या हो गया, ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड, राइट। क्योंकि एस एस इक्वल टू एस एस आर प्लस ई एस एस। तो ये चीज़ ये टर्म लग रहा है। एक्सप्लेन समझ सकते समझ सकते हैं कि हमने जो प्रेडिक्टेड लाइन बनाया, रिग्रेशन लाइन बनाया, उसमें कितना ज़्यादा वेरिएंस को कैप्चर करता है, ठीक है। तो एक्चुअल सैंपल में कुछ वेरिएंस था जो कि पीएसएस के बराबर था, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करने के दौरान जो हमने वाई प्रेडिक्टेड बनाया उसमें कितना ज़्यादा वेरिएंस कैप्चर होता है, जो वो हमने एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स। तो उसी का रेशियो को एक्सप्लेन सम ऑफ रेशियो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन, दैट इज ओनली टर्म्स एज आर स्क्वायर। तो ये गुडनेस ऑफ फिट को बताता है, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट को कौन बताता है, आर स्क्वायर बताता है। कैसे बताता है, ये परसेंटेज ऑफ वेरिएशन को बताता है कि सैंपल में जितना सैंपल डेटा में जितना वेरिएंस था, मीन से कितना डेविएट कर रहा था, उस वेरिएंस को हमारे मॉडल ने बेटर कैप्चर किया है, ठीक है। तो आर स्क्वायर बेटर होगा तो हमारा जो रिग्रेशन है वो बेटर होगा, ठीक है। हम सजेस्ट कर सकते हैं। और सिंपल रिग्रेशन के केस में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का केस में जो आर स्क्वायर का वैल्यू होता है और उसका अंडर रूट जो है वो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये टर्म हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाए, ठीक है। और और इसमें क्या है, हाँ, सो इसमें इतना ही था। फिर ये तो हमारा हो गया आर स्क्वायर, जिससे कि हमें बिजनेस ऑफ इट को चेक करते हैं। लेकिन सपोज से मल्टीपल रिग्रेशन है, ठीक है, सपोज से मल्टीपल वेरिएबल्स है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स के केस में क्या हो जाता है, एक मल्टीपल वेरिएबल्स का केस दिखाते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल्स का केस में क्या हो जाता है कि तुम यू आर ट्राइंग टू फिट अ लाइन बिटवीन, क्या बोलता है, एक्स एंड वाई एक्सिस था, उसमें तुम्हारे पास कुछ सैंपल के पॉइंट्स थे, उसके बीच में तुम्हें लाइन फिट करना था। लेकिन व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल, द लाइक आवर ग्राफ बिकम्स थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल ग्राफ बन जाता है, और इसमें तुम उन्हीं पॉइंट्स के बीच में एक प्लेन फिट कर रहे हो, है ना। तो तुमने एक तरह से नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस किया, मतलब बोल सकते हो ऐसा। तो जितना तुमने पैरामीटर्स ऐड किया एक्स्ट्रा, उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम को पेनलाइज करना पड़ेगा हमें किसी में, आर वन माइनस आर स्क्वायर के, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू में। सो हम क्या करते हैं, जैसे कि स्क्वायर से लिख देते हैं वन माइनस आर, यहाँ आर स्क्वायर को हमें लिख सकते हैं वन माइनस आर स्क्वायर। ये किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर ही होगा बोले तो। लेकिन हमें ये पता है कि नया वेरिएबल ऐड करने से क्या हो रहा है, हमेशा आपका वेरिएबिलिटी रिड्यूस ही हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं वेरिएबिलिटी, वो कैसे चेक करेंगे हम, फिनलाइज करेंगे उसको कि मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स कितना ऐड हुआ, और हमारा उसकी वजह से वेरिएबिलिटी कितना रिड्यूस हुआ, वेरिएबिलिटी कितना कैप्चर कर पाया, ठीक है। तो दोनों चीज़ को हमें लेके चलना। तो वन माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो है ये घटेगा आर स्क्वायर पे बढ़ने से, और ये एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस के माइनस वन का जो टर्म है, ये क्या होगा, आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा के बढ़ने से। कैसे के बढ़ेगा, तो नीचे डिनोमिनेटर घटेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरा टर्म बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, एक दूसरे को कंपनसेट करती है, आर स्क्वायर का वैल्यू को जो है वो चेक में रखेंगे। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या हो जाता है, बस एन माइनस वन, एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस के माइनस वन, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स होगा। तो लीनियर रिग्रेशन में सपोज से टू वेरिएबल्स है तो थ्री हो गया, ठीक है। सो ये होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर, मल्टीपल रिग्रेशन। इसका एडिशन आपको क्या करता है, बस इतना आपको फिनलाइज करता है, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो हम लोग ऐड करें, कॉम्प्लेक्सिटी जो मॉडल में ऐड कर रहे हैं उसको फिनलाइज करता है। एट द सेम टाइम तो गुडनेस ऑफ फिट को भी बेटर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इतना इनफ नहीं है हमारे लिए, ठीक है, इतना इनफ नहीं है, हमें जो है प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना है, ठीक है। चलो स्टैटिस्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। तो मेरे पास था एक कोल इंडिया का डेटा लिए, कोल इंडिया का क्लोजिंग शेयर का क्लोजिंग प्राइस का डेटा लिए, कहाँ से 2010 से लेकर के 2021 तक का, ठीक है। उसके हम जो क्लोजिंग प्राइस था और जो टाइम था, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का जो टाइम है आपका, उसके हिसाब से वो ट्रेंड लाइन, और फिर देखो तो इसका ट्रेंड लाइन दिखाते हैं जो हमारा मतलब कोल इंडिया का, अनफॉर्चुनेटली जो कोल इंडिया का ट्रेंड लाइन है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो 2010 से अभी 21 तक उसका वैल्यू शेयर प्राइस घटा ही है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमको मॉडल करना था। ऊपर से इसमें कुछ सीजनलिटी था, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें कितना एक्स्ट्रा चेंजेस आ रहा है, तो उसको कैप्चर करना था मॉडल का। तो उसके लिए मैंने डमी वेरिएबल्स का यूज़ किया। डमी वेरिएबल्स क्या है, जो भी मंथ है उस केस में वन हो जाएगा, और नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने कंडीशन डाल दी इस कंडीशन, अगर वो मंथ्स के बराबर है तो उसको वन कर दो, नहीं है तो जीरो कर दो। तो वो जब भी जनवरी होगा तो उससे यहाँ जनवरी है तो जनवरी का कॉलम जो है वन है, बाकी सारा कॉलम जीरो है। तो एक्जैक्टली ये बता पाएगा कि जनवरी के होने से एक्स्ट्रा कितना सेल्स हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करेगा, तो हम यहाँ पे 12 मंथ का हमको करना चाहिए था, लेकिन हम ये 11 मंथ का, फिर से 12वां मंथ जो है इंटरसेप्ट में ऑलरेडी कवर हो जा रहा है। और इंटरसेप्ट एक्चुअली हमें बता के रहा है कि दिसंबर मंथ में टोटल सेल्स कितना होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज ओवर
2010 टू 2021 दिसंबर के महीने में कितना मेरा क्लोजिंग प्राइस रहता है, 379 के अराउंड रहता है। वही जनवरी में हमें बोलना पड़ेगा ऑन एन एवरेज कितना रहता है, तो 379.76 प्लस 4.59। ठीक है, फरवरी में कितना रहता है, 379.76 प्लस 1। तो दिसंबर से एक्स्ट्रा में कितना होगा वो जनवरी फरवरी का कोफिशिएंट्स वगैरह बता रहे हैं। तो ये ऐसा हम रिग्रेशन वगैरह बना लिए इसका, और रिग्रेशन बनाने से मेरा ऐसा टेबल दिखता है। तो रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में मल्टीपल आर, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर, ऑब्जर्वेशन बताता है। फिर एनोवा टेबल रहता है, इसमें एनालिसिस वेरिएंस, इसमें रिग्रेशन और रेसिडुअल का सम स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक्स सब बताता है। तो क्या क्या होता है कि करके हम समझते हैं इसको। तभी पता चला था तुमको सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन तो बता ही दिए थे। ये रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन की वजह से जो सम ऑफ स्क्वायर एरर आ सम ऑफ स्क्वायर से आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिखा है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। और रेसिडुअल के वजह से क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स, ये दोनों इसके बराबर है। अब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन के लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज्ड इन रिग्रेशन। सो यहाँ पे हम क्या कितना यूज किए, जनवरी से नवंबर 11 हो गया, और टाइम तो 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल रिग्रेशन में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 12। तो और इसका हम उसका रेट कितना है इसके लिए, 89070। इसको 89070 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 74,274 7,42,270। ठीक है, तो ये हमारा मीन्स हम स्क्वायर आ गया। इसी तरह से रेसिडुअल का कैसे निकालेंगे, रेसिडुअल का निकालने के लिए कैसे, ठीक है, तो टोटल मेरे पास डेटा जो है वो 2500 2500 2598 है। इसमें से क्योंकि हम क्या बोलते हैं मीन से कैलकुलेट करें ना, सारे डेविएशन जो समझ उसका कैलकुलेट कहाँ से कैलकुलेट करें, मीन से। और अगर हम मीन को सपोज हम मीन को एक फिक्स कर देते हैं, तो हमारा जो वेरिएबिलिटी होता है, जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 से रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि सपोज से मेरे पास एन डेटा है और मीन है, एन नंबर डेटा है और मीन है, तो हम एन एफ डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका एक तो घट जाएगा मीन के इंट्रोड्यूस होने से। ठीक है, तो एक घड़ी अमाउंट के एडिशन में से कितना बच गया, 2597। सो टोटल कितना हो गया, 2597। इसमें से रिग्रेशन में कितना यूज अप कर लिया, 12। फिर रेसिडुअल में कितना बचा होगा, 12 इसमें घटा दो, तो 2585, यानी कि टोटल वाले में ये घटा दिए। तो टोटल में कितना हो रहा है, n-1, और रेसिडुअल में कितना मिलेगा, n-k-1। ठीक है, इसमें n-k-1 है, इसमें k। ठीक है, और मीन सम स्क्वायर निकालते टाइम जो जो इनका डिग्री सम स्क्वायर था, इनको डिवाइड कर देंगे इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो मीन सम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो एफ स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट ऑफ टेस्ट में joint hypothesis testing आता है, testing of new propositions at the same time, a robust method for applying joint hypothesis testing, especially when independent variables are correlated। ठीक है, तो सपोज हमने मल्टीपल रिग्रेशन लगाया, और उस केस में क्या है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कोरिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर कोरिलेटेड हुई तो वो एफ टेस्ट हमें बता देगा कि अगर कोरिलेटेड है। ठीक है, और एफ टेस्ट होता है हमेशा वन टेल्ड होता है। क्यों वन टेल्ड होता है, क्योंकि हम देखा तो मीन से जितना डेविएशन है उसको स्क्वायर करके ऐड करते, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। और सपोज से मीन से जो डेविएशन था, सॉरी मीन से डेविएशन जो था और जो हमारा एरर था, ठीक है, इनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर ले रहे हैं। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या अप्रॉक्स नॉर्मल है, इन केस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के 30 से ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम करें इसको, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होकर ऐड हो रहा है। ठीक है, कितना बार ऐड हो रहा है, तो नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं मीन हम स्क्वायर के लिए, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम का काई स्क्वायर वेरिएबल जो है वो बन रहा है मेरा क्या, मीन सम स्क्वायर। और उनका रेशियो, दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो को काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेगा, जीरो के राइट साइड में लिखेगा ना, वन टेल्ड ही होगा, लेफ्ट टेल्ड कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा राइट टेल्ड टेस्ट ही होगा इसमें किसमें, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो को ये हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्टैटिस्टिक। काई स्क्वायर का डिवाइडेड बाय इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो काई स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एक नया डिस्ट्रीब्यूशन को जन्म देता है, जो कि होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम एफ स्टैटिस्टिक्स से जो मेरा वैल्यू आएगा स्टैटिस्टिक का, उसको हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके फिर से वैसा ही अपना टेस्ट को फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि रिग्रेशन हम किए थे मंथली स्टॉक वैल्यूज रिटर्न्स का, और 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओवर द 60 मंथ्स। तो मेरे पास टोटल डेटा कितना था, 60 था, 60 डेटा है टोटल। और टोटल सम ऑफ स्क्वायर इंटू टीएसएस, टीएसएस मेरे पास कितना दिया हुआ है, टीएसएस दिया हुआ है 480। तो टीएसएस कितना दिया है आप देखो, तो टीएसएस दिया 480 माइनस क्या हो जाएगा 150। टीएसएस माइनस एसएसआर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स। अब इसी एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स से हम क्या निकालेंगे, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स से हम क्या निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये कितना था, ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कितना, 480 माइनस 150 कितना हो गया, 330 हो गया, 330 हो गया। और तो क्या होगा, 330 हो गया डिवाइडेड बाय
उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब मीन एक्सप्लेन एरर है तो हम रिग्रेशन से एक्सप्लेन करें रिग्रेशन में कितना पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, के पैरामीटर्स, के मतलब टोटल वेरिएबल्स हमें कितना इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे टोटल कितना वेरिएबल्स है, 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो ये 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 50 30 बाई 6 विच इज इक्वल टू 55, तो 55 आ गया। उसी तरह से हम मीन अनएक्सप्लेन एरर को निकालेंगे, तो अनएक्सप्लेन एरर तो हमको ऑलरेडी 150 दिया हुआ है, तो 150 डिवाइडेड बाय इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे हम। तो बताया था कि टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 60, सो 60 माइनस 1, एक तो कम हो जाता है तुम्हारा मीन कैलकुलेट करने में। और बाकी हमने कितना पैरामीटर्स यूज किया, तो पैरामीटर्स हमने 6 पैरामीटर्स यूज किया, तो 60 माइनस 7 कितना हो गया 53, सो 53, तो 150 डिवाइडेड बाय 53 इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 2.83, 2.8। एक मेरा 55 आ गया, एक मेरा 2.83 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा एफ स्टैटिस्टिक क्या हो गया, फिर एफ स्टैट क्या हो गया, एफ स्टैट क्या हो गया, एफ स्टैट हो गया तुम्हारा ये 55 डिवाइडेड बाय 2.83, जो कि किसके बराबर आ रहा है 19.43 के बराबर है। अब मेरे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू है, हमको चेक करना, क्रिटिकल वैल्यू चेक करनी है। तो 2.5% सिग्निफिकेंस वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो 2.5% सिग्निफिकेंस वैल्यू हम देखेंगे कहाँ पे है, सो 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में तुम देखो तो दो टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, और दोनों का मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमको मैट्रिक्स दिया रहता है, एक तरह से मतलब टेबुलर डेटा दिया रहता है, उससे हमको दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैच करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा न्यूमरेटर का 6 है और इधर 60 6 मतलब क्यों 6 पैरामीटर्स इसमें 60 60 तो नहीं 57 53 एग्जैक्टली, लेकिन 53 टेबल में दिया नहीं है, तो हम लोग 60 एज्यूम करके चलते हैं, और 6 और 60 का इंटरसेक्शन देखें तो 2.63 है। लेकिन ऐसा टेबल कितना बार हुआ, ऐसा ऐसा 5-6 टेबल हुआ जिसमें कि 2.5 सिग्निफिकेंस के लिए, 5% के लिए, 10% के लिए, सबके लिए अलग अलग ऐसा टेबल होगा। तो ये 2.5 के लिए टेबल ही ऐसा है, और उसमें हम क्लिक करें तो टोटली मिला 2.63, और मेरा स्टेट का पॉसिबिलिटी वैल्यू 19.43, जो कि इस रीजन में आ रहा है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे अपने हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी मेरा वेरिएबल है B1 से B6 जो कोएफिशिएंट है कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वन इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये हमको पता चल गया। Because study therefore we can reject the null and prove that at least one of the 6 variables is significantly to different than 0, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। देखो तुम पी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, इस तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीख लिया। और अब तुम क्या बोलते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ का टेस्ट भी आ जाएगा, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मोटा मोटी पार्ट जो है वो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो आगे टाइम सीरीज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना रखो, टाइम सीरीज